हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैनल की आज का जो थीम है, ठीक है, अपना चैनल शुरू करते हैं, नहीं वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज होने वाला है डे 9। इस वीडियो सीरीज में डे 9 होने वाला है। MLT MCQ की जो हमने शुरू की हुई है, MCQ का पोस्टमार्टम। ठीक है, तो इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कोई किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कैसे आपसे क्वेश्चन तोड़ मरोड़ कर एग्जामिनर पूछता है। तो वही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है चेतन। आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ठीक है, बच्चे पेन को चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, डे 1 2 3 4 5 इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज डे 9 है। ठीक है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो, वेदर आपका CRE का एग्ज़ाम हो, PGI का एग्ज़ाम हो, जिपमर का एग्ज़ाम हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका ICMR का कोई एग्ज़ाम हो, CSIR का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए कॉमन है। लैब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट की रिक्रूटमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पहला, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, माल्टा फीवर। ठीक है, माल्टा फीवर किसकी वजह से होता है, माल्टा फीवर किसकी वजह से होता है ये भी पता होना चाहिए, और माल्टा फीवर को और किस नाम से जानते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो माल्टा फीवर जो किसका इसका मतलब अलग नेम क्या है, आल्सो नोन एज अंडुलेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, ये सही स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई, सही है, स्पेस दिया हुआ थोड़ा, हेमरेजिक फीवर या रेड वाइट फीवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अंडुलेंट फीवर, इसको बोलते हैं माल्टा फीवर को। माल्टा फीवर इज आल्सो नोन एज अंडुलेंट फीवर। ठीक है, इसका अंडुलेंट फीवर भी इसको बोलते हैं, माल्टा फीवर को। ठीक है, थोड़ा सा और फाइन कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बस, जस्ट इतना ही होगा मुझे लगता है। हाँ, तो अंडुलेंट फीवर इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं इसका, माल्टा फीवर इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द ब्रूसेलोसिस। जो ब्रूसेल्ला कोज करता है, ठीक है, ब्रूसेल्ला जो कोज करता है ब्रूसेलोसिस, ये उसका अदर नेम है माल्टा फीवर। ठीक है, ब्रूसेलोसिस को ही माल्टा फीवर बोलते हैं और इसको ही अंडुलेंट फीवर बोलते हैं। क्योंकि इसको अंडुलेंट क्यों बोलते हैं, अब आता है MCQ का पोस्टमार्टम वाली बात जो मैं आपको बोलता हूँ। इसको अंडुलेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है फीवर की, ये जो ये राइज एंड फॉल होता रहता है, ऐसे कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, जैसे वेव चलती है ना ऐसे, इसलिए इसको अंडुलेंट बोलते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, राइज होता है, फॉल होता है, राइज होता है, फॉल होता है, इस फीवर में ऐसे होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है वेव की तरह, इसलिए इसको अंडुलेंट फीवर बोलते हैं। ठीक है, ब्रूसेलोसिस में आपने ब्रूसेल्ला का आपने सीरो में टेस्ट भी करवाया होगा। ठीक है, सीरोलॉजी में ब्रूसेल्ला का एलाइजा भी लगता है। ठीक है, और भी अब तो खैर अब तो किट बेस्ड टेस्ट भी आ गए हैं ब्रूसेलोसिस के। तो ब्रूसेलोसिस एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ है जो कि मेनली जो मतलब हार्ड जो मतलब जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, इनसे होता है। ठीक है, काऊ, बफेलो, इन वैसे ये एक जूनोटिक नहीं कि ये एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है, ये बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, तो जूनोटिक डिजीज़ है, तो आगे इसके और जो फर्दर पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्दर पॉइंट्स में क्या है कि वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, वही अभी पोस्टमार्टम की अदर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते इसके। ठीक है, अदर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते इसके, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। रिलैप्सिंग फीवर तो बोरेलिया से होता है ना। रिलैप्सिंग फीवर एक सेपरेट डिजीज़ है जो कि बोरेलिया से होता है। बोरेलिया भी एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कि टिक और लाइस के काटने से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये मतलब जो रिलैप्सिंग फीवर है ना, इसमें रिलैप्स होता है। ठीक है, रिकरेंट फीवर होता है 7 से 10 दिन तक। ठीक है, उसके बाद री एमिशन होता है, रिलैप्स होता है फीवर का। ठीक है, इसलिए इसको रिलैप्स फीवर बोल रहे हैं, रिलैप्सिंग फीवर। इसका डिफरेंट पैटर्न है इससे, ब्रूसेलोसिस से। ब्रूसेलोसिस में अंडुलेंटली ऐसे चलता रहता है। ठीक है, जबकि इसमें रिलैप्सिंग फीवर में जो कि कोज करता है बोरेलिया, इसमें क्या होता है, रिलैप्स होता है फीवर का। उसके बाद हेमरेजिक फीवर आपने सुना होगा। हेमरेजिक फीवर में वही जो कि जिस फीवर में हम ब्लीडिंग हो, हेमरेज हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर भी कुछ वायरस होते हैं जो हेमरेजिक फीवर कोज करते हैं। ठीक है,
जैसे आपने सुना होगा एक डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर आपने सुना होगा, ठीक है, हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। तो कुछ ये डेंगू वायरस से होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। उसके बाद रैट बाइट फीवर तो आपने पढ़ा ही होगा, जो रैट के काटने से होता है, ठीक है। रैट बाइट फीवर जो कि बैक्टीरिया जो ये स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस और स्पाइरलम माइनस जो कि रैट या रोडेंट के काटने से होता है, या उसके जो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करने से होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग ये इसका एक डिफरेंट ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है रैट वाइट फीवर, ठीक है। रैट वाइट फीवर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो यही था, ब्रुसेल्ला के ऊपर था ये क्वेश्चन। ब्रुसेल्ला के ऊपर क्वेश्चन बनने के मतलब चांसेस हाई है, क्योंकि अभी क्या है कि ये हॉट टॉपिक्स बन गए हैं एग्जामिनर के, जैसे ब्रुसेलोसिस, ठीक है, HIV, TB। क्योंकि अब देखो TB एलिमिनेशन प्रोग्राम चला हुआ है, NTEP, एक मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। तो ये NTEP रिलैक्सिंग फीवर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये हाई यील्ड पॉइंट है, ठीक है, हाई यील्ड पॉइंट है। तो ये आपको अपनी कॉपी में, जो आपने कोई भी अपने डाउट की कॉपी लगाई होगी, और नहीं लगाई तो ज़रूर लगा लो भाई। ऐसे MCQ देखने से, ऐसे लेट के MCQ ऐसे भाई एक टाइम तक आपको याद रहेंगे। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज़ें तभी जाएगी जब आप उनको आप लिख के देखोगे, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब तक आप किसी चीज़ को लिख के नहीं देखते तब तक आपके दिमाग में वो नहीं जाती है, ठीक है। लिख के देखा करो चीज़ों को, तभी जाकर चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्रुसेल्ला के ऊपर ही है, ठीक है। ये भी ब्रुसेल्ला के ऊपर था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्रुसेल्ला के ऊपर है। तो ब्रुसेल्ला में ट्रांसमिशन पूछा इन्होंने। अब मैंने बताया कि ब्रुसेल्ला एक जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। ब्रुसेल्ला एक जूनोटिक डिजीज है, तो इसमें आपको पूछा है ब्रुसेल्ला ट्रांसमिशन अक्कर बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी कि ये सारे के सारे ब्रुसेल्ला के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एक को छोड़ के, तो वो एक कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट जहाँ पर भी आपको दिख जाए भाई, आप क्वेश्चन को 2 या 3 बार तो ज़रूर पढ़ा करो यार, जहाँ कहीं भी एक्सेप्ट आपको वर्ड दिखे। तो ब्रुसेल्ला ट्रांसमिशन में ये ब्रुसेल्ला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो जाता है, कई बार मिल्क जो प्रोडक्ट या रॉ मिल्क को कंज्यूम करने से भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि भाई प्रॉपरली जो पेस्चुराइज मिल्क है वो यूज़ करो, ठीक है, पेस्चुराइज्ड मिल्क ही यूज़ करो, ठीक है। मैन टू मैन ट्रांसफ़र बहुत कम, मैन टू मैन ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकता ना ब्रुसेल्ला का, क्योंकि ब्रुसेल्ला है ही एक जेनेटिक डिजीज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। ये आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, ठीक है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन ये सोल्व कर सकते थे आप, क्योंकि मैन टू मैन ट्रांसफ़र कब होगा भाई, जब इसका जो नेचुरल रिजर्वायर है वही इसका एनिमल है, तो मैन टू मैन ट्रांसफ़र कैसे होगा, ठीक है। ब्रुसेल्ला यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि ब्रुसेलोसिस क्या है कि जूनोटिक डिजीज है, यानी कि ये एनिमल टू ह्यूमन जाता है, ठीक है। कॉमन जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ह्यूमन में वो होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो इन्फेक्टेड एनिमल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो उसके इन्फेक्टेड एनिमल के बॉडी फ्लूइड से, या अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला है दूध वगैरह, या एयरबॉर्न जो बैक्टीरिया होते हैं उसके इनहेलेशन से भी ब्रुसेलोसिस फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, मैन टू मैन, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन में भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में वही कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन वेरी रेयर है, बिल्कुल ही रेयर है, क्योंकि वही है कि लेकिन कुछ केसेस हैं इसके जो रिपोर्ट किए गए हैं, वेरी रेयर केसेस है ये, ठीक है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हो गया, या सेक्सुअल एक्टिविटी से हो गया, मदर टू चाइल्ड जो वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। भाई ये कॉमन वेज नहीं है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कॉमन पूछा था, ठीक है, कॉमन मोड ऑफ ये पूछा था इन्होंने कि कैसे स्प्रेड हो जाता है, कॉमन मोड ऑफ स्प्रेडिंग। तो ये है कुछ रेयर है, आपने सुना भी होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम, ठीक है, ब्रुसेल्ला, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन तो यही है कि डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो एनिमल से। अगला है वो है ये वाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार अदर ऑप्शन, क्योंकि देखिए कॉमन जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, अभी जैसे लाइव स्टॉक में कोई फार्मर है, जैसे वेटनरी जो डॉक्टर हैं, स्लॉटर हाउस में जो वर्कर है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उनसे, डायरेक्ट मतलब कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ये, क्योंकि वो क्या करते हैं बैक्टीरिया उनकी, जैसे कोई स्किन पर कट लगा हुआ है तो तब चले जाएंगे, ठीक है, या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाएंगे, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलता है ब्रुसेल्ला। उसके बाद रॉ मिल्क इंजेक्शन से वही
जो ब्रुसेलोसिस, क्योंकि देखिए स्पेशली इन एरियाज वेयर द डिजीज इज एंडेमिक, ठीक है, ये जो मोड ऑफ इंजेक्शन है ये तभी होता है, ठीक है, अनपास्चराइज्ड मिल्क खा लिया, ठीक है, उसके बाद डेयरी, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एयर एरोसोल से भी हो जाता है ये इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेटिंग लाइक लेबोरेटरी जहाँ पर टेस्टिंग वगैरह होती है, या फार्म में, ठीक है, जहाँ पर डस्ट वगैरह जो कंटेमिनेटेड डस्ट से ये फैल जाता है, तो ये है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अगला है वो है आपका वेल्स डिजीज। वेल्स डिजीज किसकी वजह से होता है वो आपको बताना है, ठीक है। वेल्स डिजीज, वेल्स डिजीज आपने सुना होगा, अभी तक के 2 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, देखते हैं, और आप लोग भी ईमानदारी से अपना स्कोर शेयर किया करो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। आपके कमेंट का ना मुझे इतना इंतज़ार रहता है, आप मानोगे नहीं, जब आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेल्स डिजीज़ के बारे में। वेल्स डिजीज़ इज कोज्ड बाय, देखिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैं वो कम करवाता हूँ, लेकिन उन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं कम करवाता हूँ, लेकिन जो भी करवाता हूँ मैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ गाइस। और ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए ना काफ़ी सारा टाइम लगता है, काफ़ी सारी मेहनत लगती है गाइस, ठीक है, काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो को, लाइक किया करो, ठीक है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, ठीक है। वेल्स डिजीज़ का ये क्वेश्चन PYQ है भाई, पहली बात तो आपको याद रखना, ये एक PYQ है, ठीक है, PYQ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। काफ़ी एग्जाम से पूछा गया वेल्स डिजीज़, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्स डिजीज़ किससे होता है। तो वेल्स डिजीज़ आपका जो लेप्टोस्पायरा से होता है, ठीक है। अब वेल्स डिजीज़ ये तो सबको ही पता है लेप्टोस्पायरा से होता है, अब हमें और क्या चीज़ें हैं जो जान लेनी चाहिए वेल्स डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको होता है कि लेप्टोस्पायरा क्या है, एक स्पायरोकीट है, ठीक है। आपने जो स्पायरोकीट, और भी जो स्पायरोकीट है जैसे कि बोरेलिया हो गया, ये भी स्पायरोकीट है, ट्रैपोनिमा ये भी स्पायरोकीट है, और लेप्टोस्पायरा, ट्रैपोनिमा, बोरेलिया तीनों ही स्पायरोकीट है। तो ये लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस है, जो कि वाटर सॉइल, जो कि कंटेमिनेटेड जो सॉइल है, ठीक है, एनिमल जो यूरिन है, ठीक है, तो एनिमल यूरिन से मतलब कि कंटेमिनेटेड सॉइल है उसके थ्रू ये फैलता है, और ये जॉन्डिस कोज करता है, किडनी में भी फेलियर भी करता है, और फीवर भी इससे आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस से होते हैं, ठीक है। अब लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेप्टोस्पायरोसिस कोज करता है, जिसको वेल्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अलग सी एक और, ये भी आपको याद रखना, इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस, वही इक्टेरिक मैंने बोला था। देखो यार, आप ना चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो, चीज़ों को जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे ना तब तक आप नहीं रट्टा मार सकते यार, कितना रटोगे, रट्टे मारने से नहीं होगी भाई चीज़ें, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, आप पूरी किताब आप कभी नहीं रट सकते जब तक आप क्या करते हो, जब तक आप कनेक्ट करके नहीं। अब जैसे इक्टेरिक वर्ड है, इक्टेरिक जैसे मैंने बताया था, इक्टेरिक किसके लिए यूज होता है, इक्टेरिक डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, जॉन्डिस से है, ठीक है। इक्टेरिक सैंपल आपने पढ़ा होगा, इक्टेरिक सैंपल जिसमें जॉन्डिस के केस में जो हाई बिलिरुबिन वाला सैंपल होता है, इक्टेरिक सैंपल आपने पढ़ा होगा। तो इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस वही जॉन्डिस के सिम्टम आएंगे, ठीक है, जॉन्डिस सीवियर, यहाँ पर इन्होंने लिखा वेल्स डिजीज़ को हम सीवियर इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेडिकल टर्म है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद बोरेलिया, कौन सा कोज, बोरेलिया रिलैप्सिंग फीवर, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि बोरेलिया आपका रिलैप्सिंग फीवर कोज करता है। उसके बाद ट्रैपोनिमा, ये याद रखना, कैरेटियम, ये पिंटा कोज करता है, जो कि एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है। ट्रैपोनिमा पैलिडम, ये तो आपको पता ही होगा, सिफिलिस कोज करता है, ठीक है, तो बच्चे को पता होते हैं ट्रैपोनिमा पैलिडम। तो लेप्टोस्पायरा के बारे में आपको ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आपने फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है, या सिंपल आप कॉपी में अपने पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। तो ये थे 3 क्वेश्चन गाइज। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। अभी इसको वही अपने स्टार मार्क कर लो, एक्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आपने बड़ी ध्यान से करना है, ठीक है, बड़ी ध्यान से करना है, क्योंकि एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन गूगली क्वेश्चन होते हैं। ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन इन्होंने लिखा है एक्सेप्ट 1 टिक इज द वेक्टर फॉर द फॉलोइंग रिकेट्सियल इन्फेक्शन। ये 4 रिकेट्सियल इन्फेक्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। इनमें से एक को छोड़ के जो टिक होती है, टिक,
ठीक है। टिक एक तरह से वेक्टर का काम करती है, ठीक है। वो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें टिक एक तरह से वेक्टर नहीं है? ये चार के चार रिकेट्सियल डिजीज है, ठीक है। ये रिकेट्सियल, रिकेट्सियल एकारी, रिकेट्सिया अफ्रीकी, रिकेट्सिया कोनोरी। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने डीपली रिकेट्सियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है, रिकेट्सियल एकारी इसका जो है राइट आंसर है। रिकेट्सियल एकारी, रिकेट्सियल एकारी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें रिकेट्सियल ये एक ऐसा रिकेट्सियल इन्फेक्शन है जिसमें जो टिक है वो इसका वेक्टर नहीं है। तो टिक नहीं है तो वो क्या है? वेक्टर, ये भी पता होना चाहिए आपको। टिक वेक्टर नहीं है तो इसका वेक्टर कौन सा है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो वेक्टर है वो है आपका माइट, माइट है इसका वेक्टर। रिकेट्सियाकारी जो कि रिकेट्सियल पोक्स, ये भी याद रखना आपको, कौन सा डिजीज कोज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिकेट्सियल एकारी कोज करता है हमारा रिकेट्सियल पोक्स, जो कि माइट से, माइट का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको भी, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो इसको भी आप याद कर सकते हो। लाइपो ये सेंगवेनियस, ठीक है, माइट से कोज होता है, ठीक है। तो ये एक टिक नहीं है, ये एक माइट है, माइट से कोज होता है, ठीक है। रिकेट्सियल पोक्स, ठीक है। रिकेट्सियल पोक्स स्पॉटेड फीवर ग्रुप का रिकेट्सियल, ये जो कि माइट से होता है, स्पॉटेड फीवर ग्रुप है, ठीक है। अदर ऑप्शन में थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे कि अदर ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपका कौन सा, मतलब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा डीपली जाएंगे। जो रिकेट्सी है ये आपको पता होगा भाई। रिकेट्सियल इन्फेक्शन है ना, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, पीजीआई में भी आता है, सीआरई में भी आता है, ठीक है। क्योंकि ये हाई एल्ड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। जिपमर एग्जाम लेता है उसमें भी आता है, आईसीएमआर में भी पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि रिकेट्सियल इन्फेक्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं भाई। ये जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कौन कोज करता है? रिकेट्सी कोज करता है, ठीक है। ये भी टिक से ही जो अमेरिकन डॉग टिक होती है, ये इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, डर्मेसेंटर वेरिएबलिस। और जो रॉकी माउंटेन वुड टिक होती है ये भी इस चीज़ को मतलब कि ये भी एक तरह से इसका ट्रांसमिशन एजेंट है, ठीक है। ये दो टिक के नाम लिखे हैं, दो टिक, एक तो है अमेरिकन डॉग टिक और एक है रॉकी माउंटेन वुड टिक, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कोज होता है हमारा रिकेट्सी से। और जो यहाँ पर रिकेट्सियल अफ्रीका है वो अफ्रीकन टिक बाइट फीवर जिसको बोलते हैं, ये भी टिक से होता है। अफ्रीकन टिक बाइट फीवर तो नाम में ही है, ये टिक का नाम है। उसके बाद रिकेट्सियल कोनोरी वो मेडिटेरेनियन स्पॉटेड फीवर कोज करती है, जो कि ब्राउन डॉग टिक से फैलता है। तो ये कुछ हाई लेवल पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अपने फ्यूचर के लिए अगर आपको फिर रिवाइज करना होगा तो इनसे आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये जो कि आप मतलब अपनी जो डाउट की कॉपी है उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूगोल, जो ल्यूगोल आयोडीन होता है टू स्टेन। देखो ये सारे के सारे इन्फेक्शन है। अब जो क्लमाइडिया है वो क्या है कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, वायरस की तरह ही है। जैसे वायरस में इंक्लूजन बॉडी बनती है ऐसे इसमें इंक्लूजन बॉडी बनती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, ये क्लैमिडिया की स्पीशीज दी हुई है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, क्लैमिडिया फिला शिटिकेसी, क्लैमिडिया फिला न्यूमोनिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है। इसमें जो इंक्लूजन बॉडी होती है उसको हम आयोडीन से स्टेन करके देखते हैं। आपने वायरोलॉजी में इंक्लूजन बॉडीज पढ़ा होगा, ठीक है, रैबिज में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी। और भी बहुत सारे फीवर होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होते हैं जिनमें जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्वानरी बॉडी एक करके होता है, ठीक है। नेगरी बॉडीज तो खैर रैबिज में तो बच्चे को पता है, ठीक है, नेगरी बॉडी। तो ये सारी इंक्लूजन बॉडी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की जो इंक्लूजन बॉडी है उसको हम आयोडीन से स्टेन करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानेंगे कुछ पॉइंट्स, वो ये है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये कुछ हाई एल्ड पॉइंट्स है, इसके बारे में जानते हैं। जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की जो इंक्लूजन बॉडी होती है ना, ये
इसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोजन पाया जाता है तो फिर इसको लिगोलाइडिन से हम क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन को हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ठीक है। या अदर ग्लूकेन्स होते हैं जैसे कि अल्फा 1 4 ग्लूकेन्स होते हैं, इससे क्या होता है कि ब्राउन कलर आता है, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। उसकी वजह से हमें माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से दिख जाता है, ठीक है। इसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है इस इंक्लूजन बॉडी में, जो कि क्लामिडिया ट्रकोमेटिस। उसके बाद हम उस ग्लाइकोजन को लिगोलाइडिन से स्टेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लामाइडोफिलस ऐसी है, इसकी जो इंक्लूजन होती है वो उसमें ग्लाइकोजन नहीं पाया जाता, तो वो इस वजह से ग्लूकोलाइडिन से स्टेन भी नहीं हो पाती, ठीक है। ऐसे ही जो क्लामाइडोफिला न्यूमोनिया की जो मतलब इंक्लूजन बॉडी है उसमें भी ग्लाइकोजन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन सारे के सारे इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यही आपको मतलब आज 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। यहीं पे अपनी वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर अच्छे लगे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी इंस्टा की आईडी है चेतन_कांडे_, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप जैसे लिखोगे लैबटॉनिक तो आपको हमारा पेज दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल चलाते हो, लैबटॉनिक का ही फेसबुक पेज है, तो उस पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक भी कर देना, ठीक है। शेयर कर देना अगर आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। बाकी कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 खुला है, जब मर्जी आप कमेंट कर सकते हो। रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई देने की, ठीक है। फिर भी अगर आपको लेट रिप्लाई मिले तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखते हैं जी कितनी लंबी चलेगी हमारी सीरीज़। वैसे मैं तो वीडियोज़ बना ही रहा हूँ, व्यूज़ तो अभी थोड़े कम ही है, लेकिन खैर हम नहीं रुकेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करो, ठीक है। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो सजेशन, ठीक है। तो मिलते हैं जी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।